Bismillahirrahmanirrahim. Friends, Assalamu alaikum. I am Mubin Yunus and you are watching Master G Network. फ्रेंड्स, आज हम फूड माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोबियल स्पॉयलेज मीट, फिश और सी फूड्स के अंदर किस तरीके से होता है। माइक्रोब्स किस तरह से मीट को, फिश को और बाकी सी फूड्स को स्पॉयल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Spoilage in different foodstuffs have been showed by numerous microorganisms. Different microorganisms होते हैं, variety of microorganisms होते हैं जो spoilage cause करते हैं इन products के अंदर। मिल्क, फ्रूट और मीट प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाती हैं एज कंपेयर टू अदर फूड प्रोडक्ट्स। इस दुनिया में जितनी भी पोस्ट हार्वेस्ट फूड आगे पहुंचती है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 25% जो फूड है वो वेस्ट हो जाती है ड्यू टू दीज स्पॉइलेज प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से फिर हम आगे मजीद देखते हैं कि जो मीट है हमारे पास वो आइडियल कल्चर होता है, आइडियल कल्चर मीडियम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कि जिसके अंदर वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मीट के अंदर मॉइस्चर हाई कंटेंट पड़ा होता है, इसी के साथ मीट के अंदर नाइट्रोजनस कंटेंट पड़ा होता है, इसी के साथ डिफरेंट मिनरल्स और दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं मीट के अंदर, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां पर ग्रो करने में आसानी रहती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीट के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके अंदर जो फैट है, प्रोटीन है और कार्ब्स हैं उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑफ ऑर्डर, ऑफ फ्लेवर और स्लाइम फॉर्मेशन होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्चुअली कंटेमिनेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं, और इसके साथ ही हमें कुछ मोल्ड्स जैसे कि क्लैडोस्पोरियम, थैमनिडियम, म्यूकोर, पेनिसिलियम, ऑल्टरनेरिया या मोनीलिया इस तरह के मिलते हैं कि जो मीट्स की सरफेस के ऊपर ही मौजूद होते हैं और इन्वायरमेंट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जो यीस्ट ग्रो करती है मीट के ऊपर वो मोस्टली एस्पोरोजिनस होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मेजर बैक्टीरिया मीट स्पॉइलेज कॉज करता है उनके अंदर सूडोमोनास, एक्निटोबैक्टर, एल्कैलिजेंस, माइक्रोकोकस वगैरह शामिल होते हैं। इसके अंदर जो दो मेजर जीनस जो कि मीट स्पॉइलेज में अपना रोल अदा करते हैं वो होते हैं लिकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मीट प्रोडक्ट्स में भी स्पॉइलेज कॉज करता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस सिलोविजी, लैक्टोबैसिलस कैजाई, लैक्टोबैसिलस पैराकैजाई वगैरह शामिल हैं। फिर हम देखते हैं कि सी फूड्स के अंदर जो स्पॉइलेज कॉज होती है फिश वगैरह में वो डिफरेंट वेरियस जो माइक्रोब्स हैं उनके ज़रिए होती है। फॉर एग्जांपल सूडोमोनास, मोरेक्सिला, शुआनिला, फ्लेवोबैक्टीरियम, बैसिलस, माइक्रोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम एटसेट्रा। फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं कि जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं या उनमें स्पॉइलेज कॉज करते हैं। इनकी डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है ब्रोकोथ्रिक्स थर्मोस्फेक्टा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में ग्रो कर सकता है। इस बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं जब भी हमारे पास इरेडिएटेड मीट आता है या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आती हैं तो उसके अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसी की वजह से जो हमारे पास मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं उसका फाउल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पे देखते हैं कार्नोबैक्टीरियम को। कार्नोबैक्टीरियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव जीनस होता है और इसके अंदर जो है वो कार्नोबैक्टीरियम डाइवर्जेंस आते हैं, कार्नोबैक्टीरियम माल्टारोमैटिशियम भी आता है, और ये मीट प्रोडक्ट्स और सी फूड दोनों को हार्म करते हैं, दोनों को स्पॉइल करते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये एनारोबिक इन नेचर होते हैं और ये हाई CO2 कंसंट्रेशन पर भी ग्रो कर जाते हैं, इवन हाई प्रेशर के अंदर भी। और क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी की वजह से जो कार्नोबैक्टीरियम डाइवर्जेंस हैं वो ग्रीन डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं हैम की, हैम मतलब के पॉक मीट की, जो कि नॉन मुस्लिम्स मोस्टली कंज्यूम करते हैं।
फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव, और ये एनरोबिक इन नेचर होता है। टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग पैथोजन भी इसको हम कहते हैं क्योंकि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है ये लार्ज अमाउंट गैस की प्रोड्यूस करता है पैकेज्ड मीट के अंदर। अगर हमने मीट को पैकेज फॉर्म में रखा हुआ है, उसकी पैकेजिंग भी की हुई है, देन फिर भी ये उसको स्पॉइल कर सकता है, उसके अंदर फाउल ऑडर्स प्रोड्यूस करेगा और जो हमारे पास पैकेज होगा वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है एंटेरोबैक्टीरियेसी, जो कि ग्राम नेगेटिव स्ट्रेट रॉड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ इनकी स्पीशीज जो होती हैं वो मोटाइल होती हैं। इसमें मोर देन 150 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं, जिसमें मोस्ट ज़्यादातर जो अपना स्पॉइलेज में रोल अदा करते हैं वो होते हैं ई कोलाई, क्लेप्सिलिया, निमोनिया, क्लेप्सिलिया, ऑक्सीटोकोका एंड एटसेट्रा। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं लिकोनोस्टॉक को। लिकोनोस्टॉक जो है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, जिसे हम लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं आम अल्फाज में। ये डी लैक्टेट और एथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है और यही लिकोनोस्टॉक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जो स्पॉइल्ड मीट होता है उसकी डिस्कलरेशन के, उसके अंदर गैस प्रोडक्शन के, और बटरी स्मेल जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं सुडोमोनास को। प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया होता है ये, जो कि मीट को स्पॉइल करता है, और जो मोस्ट कॉमन सुडोमोनास की स्पीशीज होती हैं वो हमें मिलती हैं बीफ के अंदर, पॉर्क, लैम्ब और पोल्ट्री के अंदर, जो कि है सुडोमोनास फ्रेजाई। देन हम आगे पढ़ते हैं कि जनरल टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, किन तरीकों से मीट और मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पॉइल हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 पर आता है हमारे पास स्पॉइलेज अंडर एरोबिक कंडीशन। नंबर 2 पर हमारे पास आता है सरफेस स्लाइम, यानी कि स्पॉइलेज ऑफ मीट ड्यू टू सरफेस स्लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीशीज ऑफ सुडोमोनास, एक्टिनोबैक्टर, मोरैक्सिला, एल्कैलिजेंस एटसेट्रा। देन हम थर्ड नंबर पे देखते हैं कि चेंजेस इन कलर ऑफ मीट पिगमेंट्स। जो मीट के पिगमेंट्स होते हैं उनके कलर के अंदर चेंज आ जाता है, जैसे कि रेड मीट जो होता है, रेड कलर होता है मीट का, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है, ब्राउन या ग्रे में चेंज हो जाता है। और जो स्पीशीज होती हैं लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो हेट्रोफर्मेंटेटिव होती हैं, ये लिगोनोस्ट्रा की स्पीशीज होती हैं, वो ये ग्रीनिंग कॉज करती हैं मीट की। तो इसके बाद अब हम आगे इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉइलेज अंडर एरोबिक कंडीशन। स्पॉइलेज अंडर एरोबिक कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास फैट्स के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। फैट्स के अंदर देखें तो हमें पता लगता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाती है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है पूरा। और इसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो लिपोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करता है, और जो मोस्टली बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सुडोमोनास या एक्रोमोबैक्टर। देन हम देखते हैं कि एरोबिक कंडीशन के अंदर ही एक और टाइप होती है स्पॉइलेज की, जिसके अंदर, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं फॉस्फोरेसेंस, और फोटोबैक्टीरियम स्पीशीज ये कॉज करती है। जो मीट के ऊपर जो इसकी सरफेस होती है मीट की, उसके ऊपर ये ग्रो करता है, और ये बैक्टीरिया फोटोबैक्टीरियम स्पीशीज जो होती हैं ये डिस्कलरेशन कॉज कर देती हैं येलो पिगमेंट्स की। इसके अलावा हम देखते हैं कि फोटोबैक्टीरियम स्पीशीज के अलावा क्रोमोबैक्टीरियम, लिविडम, फ्लेवोबैक्टीरियम और माइक्रोकोकस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एरोबिक कंडीशंस के अंदर ही जो कुछ इसकी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिटीज, वो माइक्रोब्स की वो ऑफ ऑर्डर और ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस कर देती हैं मीट का। इसमें टेंस और अनडिजायरेबल ऑर्डर्स और टेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो मीट का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी जो खुशबू है वो ख़राब हो जाती है, एंड सो ऑन। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्पॉइलेज ड्यू टू मोल्ड्स इन एरोबिक कंडीशन, कि एरोबिक कंडीशन के अंदर जो मोल्ड्स होते हैं वो किस तरह से फूड को स्पॉइल करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आती है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस में हम ये देखते हैं कि बडिंग ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स होती है। जो मोल्ड्स होते हैं वहाँ पर वो बडिंग की फॉर्म में अपनी ग्रोथ शो करते हैं, और जो मीट की सरफेस होती है उसको स्टिकी बना देते हैं, यानी कि जब आप उसकी मीट की सरफेस को टच करेंगे तो वो स्टिकीनेस आपको वहाँ पर फील होगी। देन सेकंड टाइप जिसकी होती है वो होती है विस्कर्स।
यानी कि जो मोल्ड्स होते हैं वो मीट के ऊपर वाइट फजी ग्रोथ अपनी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बड़ी इनकी जो कॉलोनी होती है वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है और वहाँ पर ये जो होती है फजी सी इनकी ग्रोथ होती है जो कि आपको विस्कस टाइप ऊपर से नज़र आएगी, विस्कस की तरह की। और इसमें जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें जो सबसे लीडिंग होते हैं वो होते हैं टी कीटो क्लाइडियोट्स और टी एलिजेंस, इसके अलावा म्यूकोर म्यूसिडो और राइजोपस एक्सेट्रा। दैन हम आगे बात करते हैं ब्लैक स्पॉट की। ब्लैक स्पॉट जो कॉमनली मीट के अंदर प्रोड्यूस होता है वो होता है क्लैडोस्पोरियम हार्बेरम से, और जो वाइट स्पॉट होता है वो मोस्टली प्रोड्यूस होता है स्पोरोट्राइकम कार्निस से। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन पैचेस को। ग्रीन पैचेस जो एरोबिक कंडीशन के अंदर मोल्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो मोल्ड्स की टाइप होती है पेनिसिलियम वो इसको प्रोड्यूस करती है, ग्रीन से पैच बन जाते हैं ये ग्रीन कलर के मीट के ऊपर। देन हम देखते हैं कि एरोबिक कंडीशन के अंदर ही जो मोल्ड्स होती हैं वो फैट्स को डिकम्पोज कर देती हैं और फैट्स की एक्चुअली वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है लाइपेज एंजाइम के साथ। और देन हम देखते हैं कि एरोबिक कंडीशन के अंदर ही जो मोल्ड्स होते हैं वो मीट का ऑफ ऑर्डर और ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, एक मस्टी सा फ्लेवर आ जाता है और इसमें क्या होता है वो फिर एडिबल नहीं रहता, हम उस मीट को सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते। अब हम स्टडी करते हैं स्पॉइलेज अंडर एनारोबिक कंडीशन के ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस तरीके से स्पॉइल कर सकते हैं फूड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सोरिंग का। जो मीट की सोरिंग है वो लैक्टिक एसिड या फिर सक्सिनिक एसिड से प्रोड्यूस होती है। जो ऐसे माइक्रोब्स जो लैक्टिक एसिड या सक्सिनिक एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मीट के ऊपर। अब ये जो सोरिंग होती है, सोर होना यानी कि मीट जो होता है वो उसका टेस्ट जो होता है वो सोर सा हो जाता है और ये या तो मीट के अपने खुद के एंजाइम्स ही ये प्रोसेस कैरी आउट करेंगे या फिर जो एक्सटर्नल एंजाइम्स आ गए हैं, कोई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ गया है या इस तरह का कोई भी और, तो वो मीट की सोरिंग कॉज कर देंगे। और ये मोस्टली अगर जो मीट के अपने एंजाइम्स इसको कैरी आउट कर रहे हैं इस प्रोसेस को स्पॉइलिश के, तो वो क्या होगा जब मीट की राइपनिंग हो रही होगी, एजिंग हो रही होगी या फिर हम कह लें कि उसमें एनारोबिक प्रोडक्शन होगी फैटी एसिड्स की, तब ये काम होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो इसमें एक और कैटेगरी आती है एनारोबिक कंडीशन के अंदर स्पॉइलेज ऑफ मीट की, तो वो आती है पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन क्या होती है एक्चुअली डीकॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पुट्रीफैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर जो प्रोटीन होता है मीट का वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और ये होता है ज़्यादातर एनारोबिक माइक्रोब के ज़रिए। एनारोबिक माइक्रोब जब प्रोटीन को डीकम्पोज करते हैं तो एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज होती हैं, सुडोमोनास होते हैं, प्रोटियस क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं एंड सो ऑन। देन फिर हम ये देखते हैं कि हम इस स्पॉइल से मीट को किस तरीके से बचा सकते हैं, हम मीट को कौन सी स्टोरेज कंडीशन दें और मीट को किस तरीके से प्रिजर्व करें जिससे मीट की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। तो द फर्स्ट वन इज़ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के थ्रू जो है आप मीट को स्टोर कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रीज़र के अंदर, और ये मीट को प्रिजर्व करने का सबसे सुपीरियर मेथड होता है। देन हम देखते हैं वैक्यूम पैकेजिंग को। तो हमें पता लगता है कि जो वैक्यूम पैकेजिंग है इससे भी मीट की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो सकती है और अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज तक जा सकती है इसकी शेल्फ लाइफ। देन थर्ड वन इज कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग प्रोसेस जो होता है हमारे पास, इसमें हम मीट को एक सील्ड कंटेनर में रख देते हैं, कंटेनर के अंदर डाल के उसको ऊपर से सील कर देते हैं। देन उसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर या हॉट लिक्विड के अंदर, ताकि जो जितने माइक्रोब्स हैं उसमें वो किल हो जाएं। द फोर्थ वन इज ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस जो होता है ये तमाम मॉइस्चर को मीट प्रोडक्ट के अंदर से रिमूव कर देता है। जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो इंजाइम्स अपनी एक्टिविटी सही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर माइक्रोब्स भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से ड्राइंग प्रोसेस के ज़रिए मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अगला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर हम जो हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं उनको हम जो प्रोडक्ट के अंदर ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह हम प्रोडक्ट को सेफ बना लेते हैं।
जो नेक्स्ट प्रिजर्वेशन का मेथड है वो है इरेडिएशन, जिसमें हम डिफरेंट जो रेडिएशंस होते हैं वो उसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे जो उन रेडिएशंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करिंग एंड स्मोकिंग। करिंग एंड स्मोकिंग में क्या होता है कि हम स्मोकिंग के ज़रिए, स्मोक के ज़रिए उसकी जो मॉइस्चर होता है उसकी सरफेस के ऊपर वो रिमूव करवा देते हैं, जिससे वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ फिर नहीं हो सकती और मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमारे पास ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सी फूड स्पॉइलेज के। मीन्स अब हम बात करने लगे हैं मीट के बाद स्पेसिफिकली सी फूड की, कि सी फूड के अंदर स्पॉइलेज जो होता है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, जो कि बहुत ही वेल नोन एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल के अंदर, एक्वेटिक सेडिमेंट्स के अंदर, फिश के अंदर, हर जगह डिफरेंट लोकेशंस पे इसको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी चीज़ का सैंपल ले लें, उसमें आपको इस बैक्टीरिया के एक्वेटिक स्पीशीज में आपको ये चीज़ मिलती होगी। देन हम देखते हैं सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है सी फूड स्पॉइलेज का, वो हमारे पास होता है विब्रियो स्पीशीज। जो विब्रियो स्पीशीज होती हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होती हैं और मोस्टली ये मैरीन ओरिजिन की होती हैं और मैरीन वाटर में पाई जाती हैं, और क्योंकि इनको अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो सोडियम रिक्वायर होता है। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। देन हम आगे मूव ऑन करते हैं एरोमोनास स्पीशीज के ऊपर। एरोमोनास स्पीशीज जो होती हैं वो अबिक्यूटस होती हैं, यानी कि ये तकरीबन हर जगह पर मौजूद होती हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली स्प्रेड होती हैं। ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में भी होती हैं और इसके अलावा ये मीट के अंदर, फिश के अंदर, सी फूड के अंदर और भी डिफरेंट फूड्स के अंदर ये मौजूद होता है। देन हम आगे चलते हैं प्लेजियोमोनास स्पीशीज के पास। तो प्लेजियोमोनास जो कॉमनली वाटर के अंदर, और वाटर में ये फ्रेश वाटर के अंदर भी और सी वाटर के अंदर भी, दोनों में ये मौजूद होता है। इसके बाद हम देखते हैं लिस्टेरिया स्पीशीज को। जो हमारे पास लिस्टेरिया स्पीशीज होती हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेन्स इसके होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन जो पैथोजेनिक होते हैं वो बहुत सीवियर किस्म के जो फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं और आगे फिर ह्यूमंस को फिर ये डिजीज वगैरह भी कॉज कर सकते हैं इनडायरेक्टली। फिर हमारे पास आती है साल्मोनेला स्पीशीज। साल्मोनेला स्पीशीज जो होते हैं ये मेंबर्स होते हैं फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी के, और ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो गट होती है, इंटेस्टाइन होती है और साथ में स्टमक के अंदर मौजूद होती है साल्मोनेला स्पीशीज। इसके बाद हम देखते हैं शिजेला स्पीशीज। शिजेला जो होती है हमारे पास वो भी मेंबर है एंटेरोबैक्टीरिएसी का, और इन्वायरमेंट के अंदर ये मौजूद होती है, और जो हमारे पास फीसिस के जरिए जो कंटेमिनेशन होती है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। फिर हम देखते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस को, और जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है ये पैथोजन इजीली ट्रांसमिट कर सकता है खुद को एयर से वाटर में, वाटर से डस्ट में, और सो ऑन सी फूड में ये इस तरह से अपने आप को ट्रांसमिट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वायरसेस को। वायरसेस के बारे में आप सब जानते हैं कि जो वायरल डिजीज ट्रांसमिशन है, मतलब ह्यूमन से किसी और चीज़ के अंदर या फिर सी फूड से ह्यूमन के अंदर, ये बहुत ही कॉमन है, और इसमें हेपेटाइटिस, नॉरवॉक वायरस, स्नो माउंटेन एजेंट, कैल्सी वायरस एंड एस्ट्रो वायरस जो है वो कॉमन होते हैं सी फूड्स के अंदर, और ये वायरसेस ट्रांसमिट हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। फिर हम देखते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ प्रोसेस्ड फिश, कि अगर फिश की प्रोसेसिंग हम कर चुके हैं, एक प्रोसेस्ड फिश है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरह से उसको स्पॉइल कर सकेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है कि स्पॉइलेज ऑफ CO2 एंड वैक्यूम पैकेजिंग, कि अगर आपने फिश को प्रोसेस करने के बाद उसकी वैक्यूम पैकेजिंग की हुई है, या फिर आपने उसको उसकी CO2 पैकेजिंग उसकी प्रॉपर की हुई है जहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो ना हो सकें, लेकिन वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ हद तक स्पॉइलेज कॉज हो जाती है, क्योंकि जो फोटोबैक्टीरियम होते हैं, फोटोबैक्टीरियम फॉस्फोरियम, और इसके साथ ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये कुछ और बैक्टीरिया के ग्रुप हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस में भी कभी कभी ग्रो कर जाते हैं, और ये फिश को, प्रोसेस फिश को भी ख़राब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर सॉल्टेड फूड्स है, अगर फिश को सॉल्टेड फिश है तो उसको आपने सॉल्ट कंडीशन में रखा हुआ, उसकी स्पॉइलेज भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हेलोफाइल्स होते हैं जो कि सॉल्ट लविक होते हैं, यानी कि वो सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन के अंदर जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और अगर आपने NaCl की कंसनट्रेशन 10 to 20% भी रखी हुई है, तब भी ये बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर जाएंगे और आपकी जो फिश है उसको
स्पॉइल कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ हीटिंग एंड पास्चराइजेशन फूड स्टफ्स आते हैं कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को पास्चराइजेशन के बाद और हीटिंग के बाद स्टोर किया हुआ है, देन फिर भी उसमें क्या होगा कि जो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ होंगी, इसके अलावा बैसिलस एंथ्रेसिस होंगी, वो उसके अंदर पास्चराइज फूड के अंदर भी अपने स्पोर्स प्रोड्यूस कर देंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो फूड कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स जो हम फूड के अंदर डालते हैं उनमें भी, जिनमें हमने मतलब कि हमने प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड किया हो फूड के अंदर ताकि ये प्रिजर्व पड़ी रहे, इस पर स्पॉइलेज ना हो, फिर भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं या कुछ यीस्ट होती हैं वो एक्टिव रहती हैं इस इन्वायरमेंट में भी और उसमें स्पॉइलेज कॉज कर देती हैं प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स फिर बात ये आती है कि सी फूड को हम प्रिजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। सी फूड में फ़िश भी आती है और बाकी वैरायटीज़ भी आती हैं। तो यहाँ पर ये आता है कि हम सी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं नंबर 1 सॉल्टिंग के ज़रिए, यानी कि हम वेट सॉल्टिंग और ड्राई सॉल्टिंग भी कर सकते हैं सी फूड की, ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि जो सॉल्टिंग है वो 10 to 20% NaCl से ज़्यादा हो, ताकि अगर कोई हेलोफाइल बैक्टीरिया भी है तो वो भी वहाँ पर ग्रो ना कर सके, जो कि सॉल्ट लिविंग होते हैं। देन हम स्मोकिंग के ज़रिए, हॉट एंड कोल्ड जो स्मोकिंग होती है उसके ज़रिए हम सी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैरिनेटिंग के ज़रिए कि हम अगर मैरिनेटिंग लिक्विड, जैसे आप लोग घर में भी अगर कोई जिंगर फ्राई करते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं तो पहले आप उसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेटिंग प्रोसेस के ज़रिए भी आप जो है सी फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। और ये आप सभी जानते होंगे कि जो मैरिनेटिंग लिक्विड हम बनाते हैं उसके अंदर हम एसिडिक बेस होती है जो कि इसमें लाइम भी होता है, माइल्ड उसमें जो विनेगर भी होता है। इसके अलावा हम उसमें हर्ब्स, स्पाइसेस वगैरह, अनियंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके जो फ्लेवर है उसको अच्छा बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं पिकलिंग को, कि पिकलिंग के ज़रिए भी हम सी फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पिकलिंग के अंदर एसिडिक सोल्यूशन में उसको हम स्टोर कर देते हैं, उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, उसका फ्लेवर भी एक अच्छा बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं इस लेक्चर के जो लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ, जो कि है इलनेस कॉज्ड ड्यू टू स्पॉइल्ड सी फूड एंड स्पॉइल्ड मीट। यानी कि वो इलनेस जो कि स्पॉइल्ड सी फूड या स्पॉइल्ड मीट से ह्यूमंस के अंदर कॉज होती है, प्रोड्यूस होती है, उस इलनेस का हम जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज़ आती है वो आती है स्कॉम्ब्रोटॉक्सिक फिश पॉइजनिंग। इस डिसीज़ के अंदर जो बैक्टीरियल स्पॉइलेज होता है फिन फिश का, अगर फिन फिश के अंदर बैक्टीरियल स्पॉइलेज हुआ है तो उसको जब कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज होंगी, जैसे कि उनको रैशेस हो जाएंगे और रैश के साथ साथ स्वेटिंग, डायरिया, फ्लशिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं बॉचुलिज्म जो डिजीज़ है वो हो सकती है क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिनम के ज़रिए, जिसके अंदर डबल विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और इनएबिलिटी टू स्वेलो, ये बहुत ही मेजर इसका सिम्टम होता है एक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कंपाइलोबैक्टीरियोसिस को। ये भी एक डिजीज़ है जो कि स्पॉइल्ड सी फूड की वजह से होती है, और ये होती है कंपाइलोबैक्टर चिजुनी की वजह से। और इसके जो सिम्टम होते हैं वो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, मरोड़ उठते हैं या फिर पेट में जैसे क्रैम्प्स उठते हैं, और डायरिया, फीवर, और कभी कभी जो आपका स्टूल होता है यानी कि जो फीसेस होते हैं उनमें ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा ई कोलाई की वजह से भी हमारे पास एक इलनेस होती है, जिसको जो है सी फूड के अंदर अगर ई कोलाई मौजूद है और वो कंटामिनेटेड है, वो ख़राब है, उसने फूड को स्पॉइल किया हुआ है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्पॉइल्ड फूड जाकर फूड पॉइजनिंग या कोई भी इस तरह की डिजीज़ कॉज कर सकेगी। और इसमें जो इसकी सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्योंकि आपके गट में सीधी वो चीज़ गई है, और डायरिया हो जाता है आपको, और अंदर जो होता है वो इन्फेक्शन जो है आपके गट के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाता है, और बड़ी ये अगर इसको जल्दी ट्रीट ना करवाया जाए तो सीवियर कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्टियोसिस, और ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की वजह से होता है। इसमें फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जो होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परफ्रिंजेंस फूड पॉइजनिंग भी हमारे पास होती है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एक बैक्टीरिया है वो कॉज करता है, और इसमें भी सेम एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कभी कभी नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स भी होती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं सैल्मोनेलोसिस को, जिसमें सैल्मोनेला जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और ये फूड पॉइजनिंग जो होता है ये क्रिएट करता है, कॉज करता है। और जब सैल्मोनेला फूड को स्पॉइल कर देगा और वो फिश या कोई सी फूड हम कंज्यूम करेंगे तो हमें एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जो कि हमारे पेट से रेलिवेंट, स्टमक से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम देखते हैं स्टेफ्लोकोकल फूड पॉइजनिंग को, जिसके अंदर जो स्टेफ्लोकोकस बैक्टीरिया होता है वो फूड को कंटेमिनेट कर देता है और हमें जो होता है वो ह्यूमन बींग्स को एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, प्रोस्ट्रेशन और डायरिया वगैरह इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो हो सकती हैं। देन हम देखते हैं कि विब्रियो इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कोस्टल वाटर्स हैं और कोस्टल वाटर्स के अंदर अपने फूड वगैरह कोई उठाई है तो वहाँ पर जो विब्रियो होंगे मौजूद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विब्रियो बैक्टीरिया होंगे, वो वहाँ पर उसको स्पॉइल कर देते हैं। आप जब कंज्यूम करेंगे तो आपको ठंड लग सकती है, आपको बुखार हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एम्बियासिस को। एम्बियासिस जो होता है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ज़रिए भी ये हो सकता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास के जो पोल्यूटेड सी फूड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड कर देती है, जिसकी वजह से जो क्रैम्प्स होते हैं स्टमक के अंदर, क्रैम्पी पेन होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फटीक, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, इसी तरह के और सिम्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियार्डायसिस। जियार्डायसिस जो होती है हमारे पास वो सी फूड के अंदर होती है और मोस्टली ये होती है कंटेमिनेटेड वाटर पीने से। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है और सिम्टम्स इसके भी सेम है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह। फिर हम देखते हैं कैल्सी वायरस। कैल्सी वायरस जो होता है ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की एक फॉर्म होती है और इसमें भी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है हमारे पास वो रॉ शेलफिश के कंजप्शन से हमारे अंदर जा सकता है। अगर रॉ जो शेलफिश है उसको हम कंज्यूम करें, प्रॉपरली कुक नहीं है, या फिर हमारे पास कह लें आप इसे कि स्पॉइल हुई हुई उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस मौजूद है और या फिर वो कैरियर है हेपेटाइटिस ए की और कुकिंग ना की सही की गई हो, वो किल नहीं होते वायरस और ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि पता है फिर कि कितनी सीवियर डिजीज़ है हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हम अपना लेक्चर लास्ट क्लोज़ करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर था इसका लास्ट टॉपिक, और आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो इजी है और समझ भी आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। जितने भी स्टूडेंट्स फूड माइक्रोबायोलॉजी के, फूड साइंस के, फूड एंड न्यूट्रिशन के या स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी के। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।